नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 विषय जीव विज्ञान, अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। बच्चों, प्रकृति में विविध प्रकार के जीव मौजूद होते हैं। कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम साधारण आँखों से नहीं देख पाते। इन जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं और इन जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन जीवों के अंतर्गत जीवाणु, विषाणु, साइनो जीवाणु आदि को रखा गया है। जो घरेलू उत्पाद के निर्माण में भी हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जैसे दही, पनीर, योगर्ट, बटर मिल्क, डबल रोटी, डोसा, उपमा आदि घरेलू उत्पाद बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। दही का उत्पादन करने के लिए दूध में लैक्टिक एसिड जीवाणु जैसे कि लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस तथा स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस मिलाकर दही बनाया जाता है। दही बनाने के लिए सबसे पहले दूध को 40 डिग्री सेल्सियस पर उबाल लेते हैं और फिर थोड़ा ठंडा करके उसमें दही मिलाया जाता है। इस तरह से दूध की जो लैक्टोज शर्करा है उसको यह जीवाणु लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि आप इस समीकरण में देख रहे हैं, मिल्क जिसके पास लैक्टोज शुगर होती है, इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया करके लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। दही दूध की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें विटामिन और कार्बनिक अम्ल उपस्थित होते हैं। दूध से दही बनने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। अगला दुग्ध उत्पाद है पनीर। पनीर 4 प्रकार की होती है: कच्ची पनीर, पकी पनीर, रॉकफोर्ट पनीर और कैमेम्बर्ट पनीर। आइए हम इनके बारे में विस्तार से जानें। जो अगला प्रमुख दुग्ध उत्पाद है योगर्ट। योगर्ट को दूध में लैक्टोबैसिलस वल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोएसिडोफिलस नाम के जीवाणु को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे बनाते समय सांद्रित दूध में उपरोक्त जीवाणु को मिलाकर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर किण्वन किया जाता है। 4 घंटे में यह तैयार हो जाता है और इससे लैक्टिक एसिड या फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आती है। इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा कर लिया जाता है और फिर फलों के रस या फलों के साथ मिश्रित करके उपयोग किया जाता है। कच्ची पनीर या कॉटेज पनीर। इस प्रकार की पनीर तैयार करने के लिए दूध में दही या नींबू का रस मिलाया जाता है। आजकल कच्ची पनीर बनाने के लिए पनीर कल्चर का भी उपयोग किया जाता है। यह पनीर स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिक, स्ट्रेप्टोकोकस और क्रीमोरिस लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनिकम नाम के जीवाणु से तैयार की जाती है। दूसरी पनीर है रॉकफोर्ट पनीर। यह पनीर हरे या नीले रंग की होती है। इसे भेड़ों के दूध से तैयार किया जाता है। भेड़ों के दूध से तैयार करते समय इसमें पेनिसिलियम रॉकफोर्टी नाम का कवक मिलाया जाता है। तीसरी पनीर है कैमेम्बर्ट पनीर। इस प्रकार की पनीर दूध में पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी नाम का कवक मिलाकर तैयार की जाती है। चौथी पनीर है पकी पनीर। इस प्रकार की पनीर बनाने के लिए पाश्चुरीकृत दूध में लैक्टिक एसिड कल्चर मिलाया जाता है, जिससे दूध की लैक्टोज शर्करा लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाती है। अब इसे रेनेट मिलाकर भी तैयार किया जाता है। ये रेनेट बछड़ों के अमाशय से प्राप्त
जमा हुआ दूध होता है। रेनेट में रेनिन नाम का एंजाइम होता है जो दूध की कैसीन प्रोटीन को जमा कर उसे थक्के में परिवर्तित कर देती है। अगला दुग्ध उत्पाद है बटर मिल्क। बटर मिल्क दूध का अम्लीकृत उत्पाद है। यह स्किम्ड दूध में 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर जीवाणु युक्त कल्चर मिलाकर 18 घंटे रखकर तैयार किया जाता है। अब यहाँ कौन से जीवाणु काम आते हैं? जीवाणु हैं स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस सिट्रोवोरम और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस आदि। तो हमारे घरों में इडली, डोसा, उपमा आदि भी सूक्ष्म जीवों की मदद से तैयार किए जाते हैं। इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल के आटे को पीसकर एक साथ मिलाकर छोड़ दिया जाता है। जब उसका किण्वन होता है तो किण्वन के पश्चात वह सुगंधित हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। इस समय वातावरण के कुछ जीवाणु विशेष सहयोग करते हैं, जैसे कि ल्यूकोमोनास मेंस्टीराइडिस। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकॉकस फीकेलिस और पेडिकोकस सिरेविसी ये किण्वन की क्रिया करते हैं और डफ के आयतन को बढ़ा देते हैं। डबल रोटी बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं के आटे में बेकर्स ईस्ट अर्थात सैक्रोमाइसिस सिरेविसी मिलाकर आटा गूंथा जाता है। फिर इसे किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद इसमें खमीर उठता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसके कारण आटा सरंध्र हो जाता है। किण्वन के दौरान ईस्ट, जाइमेज, एमाइलेज, माल्टोज जैसे एंजाइम बनते हैं। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सबसे पहले माल्टोज में बदल देता है और फिर माल्टेज नाम का एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस तरह से जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज का किण्वन करता है और उसे एथिल अल्कोहल और CO2 में तोड़ देता है। इस तरह जो डफ तैयार होता है, जब उसे बेक किया जाता है तो स्पंजी डबल रोटी प्राप्त होती है। अगला है किण्वित मांस। कई प्रकार के जीवाणु का उपयोग मांस का लैक्टिक एसिड किण्वन करके विभिन्न प्रकार के सॉसेस बनाने में किया जाता है, जैसे पेडिकोकस सिरेविसी। इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसा जीवाणु है जिसका उपयोग करके सॉस बनाए जाते हैं। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के महत्व के अंतर्गत अगला पॉइंट है किण्वित सब्जियां। बंद गोभी, गाजर, हरे मटर, हरे जैतून फल, सोयाबीन आदि का लैक्टिक अम्ल किण्वन करके इन्हें नए खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। ये किण्वित सब्जियां विभिन्न प्रकार की सुगंध युक्त एरोमास और स्वाद युक्त नए भोज्य पदार्थ बनाने में उपयोगी होते हैं। उदाहरण है पिकलायस और सोया सॉस। अगला अन्य घरेलू उत्पाद के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी हैं, जैसे टोडी, इसे ताड़ी भी कहते हैं। बस्तर में ताड़ी पाम से प्राप्त की जाती है। पाम से प्राप्त लेटेक्स और कोकोनट वाटर का जब किण्वन कराते हैं तो टोडी तैयार होती है। एक और घरेलू उत्पाद है टोफू। ये जापानी घरेलू उत्पाद है। ऐसे ही टेम्फ, इसे इंडोनेशिया में सोयाबीन से बनाया जाता है और इसी तरह सुफू, इसे चीन में सोयाबीन से बनाया जाता है। तो इस तरह हमने घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व को जाना। आइए अब हम जानें कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आजकल विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बहुत से मानव उपयोगी उत्पादों को तैयार करने में
सूक्ष्म जीव और उनकी किण्वन की प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। एक अलग शाखा विकसित हो गई है जिसका नाम है औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान। क्या है यह शाखा? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से उपयोगी विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, उसे हम औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। अब हम जानें कि सूक्ष्म जीव औषधि उद्योग में किस तरह से उपयोगी हैं। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियों जैसे प्रतिजैविक, स्टेरॉइड, विटामिन, टीके, मानव प्रोटीन, एंजाइम, एकल कोशिका प्रोटीन और इंटरफेरॉन आदि के उत्पादन में किया जाता है। अब हम आगे इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानें कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स क्या हैं। प्रतिजैविक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें एक सूक्ष्म जीव से प्राप्त किया जाता है और उसका उपयोग अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या उन्हें मारने के लिए किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले सन 1928 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। आजकल प्रतिजैविकों का उपयोग उन सभी बीमारियों में किया जाता है जो सूक्ष्म जीवों से पैदा होती हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले उपयोग सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा 1942 में किया गया था। आजकल प्रतिजैविकों का उत्पादन एक उद्योग का रूप ले चुका है। कुछ प्रतिजैविक संश्लेषित और कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। लगभग 7000 प्रकार के प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स का आविष्कार हो चुका है और प्रति वर्ष लगभग 300 नए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स खोज लिए जाते हैं। व्यापारिक स्तर पर प्रतिजैविक 3 समूहों के द्वारा पैदा किए जाते हैं। वो समूह हैं यूबैक्टीरियल्स, एक्टिनोमाइसीटेल्स और कवकों का समूह। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि विभिन्न बीमारियों में हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं, तो एक प्रतिजैविक के अंदर कुछ अच्छे गुण होना चाहिए। आइए हम एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज या गुण देखते हैं। पहला, इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अर्थात रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने की क्षमता इस एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक में होना चाहिए। दूसरा, प्रतिजैविक का पोषक पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात पोषक यानी जो उस प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवा को ले रहा है, इसमें रोगाणुओं के प्रतिरोधी प्रभेद को भी नष्ट करने की क्षमता होना चाहिए। तो इस तरह से ये प्रतिजैविक के कुछ अच्छे गुण हैं। और प्रतिजैविक के स्रोत हम पहले भी देख चुके हैं कि प्रतिजैविक को जीवाणुओं, एक्टिनोबैक्टीरिया, तंतुवत जीवाणु और कवकों से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, अक्सर परीक्षा में प्रतिजैविकों का नाम और उनके स्रोत के बारे में पूछा जाता है। आइए हम जीवाणुओं से प्राप्त कुछ प्रतिजैविकों के बारे में जानें। पहला प्रतिजैविक है बेसिट्रेसिन। इसे बैसिलस सबटिलिस से प्राप्त किया जाता है। अगला है कोलोमाइसिन। इसे बैसिलस कॉलीस्टीनस से प्राप्त किया जाता है। अगला पॉलीमिक्सिन बी। इसे बैसिलस पॉलीमिक्सा से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह से एक्टिनोमाइसीटीज से प्राप्त एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक, पहला इरिथ्रोमाइसिन। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह अगला है नियोमाइसिन। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रॉडी से प्राप्त किया जाता है। टेरामाइसिन, इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस
रिमोसस से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से प्रतिजैविक हैं। आइए अब हम कवकों से प्राप्त प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। पहला, पेनिसिलिन, इसे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दूसरा है थर्मोफिलिन, इसे लेंजाइटिस थर्मोफिला के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला है सिफेलोस्पोरिन, इसे सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नाम के कवक से प्राप्त किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रतिजैविकों की क्या उपयोगिता है या एंटीबायोटिक्स के क्या यूज हैं? जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर अन्य दवाओं के साथ एंटीबायोटिक दवाएं भी लिखते हैं। अर्थात मनुष्य और जंतुओं में अनेक रोगों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थों की गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन दिए जाते हैं। अनेक पादप रोगों का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा ही किया जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक पदार्थ खरपतवार नाशी की तरह भी काम करते हैं। अर्थात जो अनावश्यक पौधे या खरपतवार उगी हो उसे नष्ट करने का भी काम एंटीबायोटिक दवाएं करती हैं। जंतुओं के शरीर से काटे गए खाने योग्य मांस को परिरक्षित करना, इसके लिए भी एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। जैसे टेरामाइसिन और ऑरियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक, इनका उपयोग काटे गए खाने योग्य मांस को परिरक्षित करने में किया जाता है। बच्चों, औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीव के अंतर्गत अब हम देखें स्टीरॉयड उत्पादन। स्टीरॉयड जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। यह 3 साइक्लोहेक्सेन वलय और 1 साइक्लोपेंटेन वलय युक्त पराक्सी साइक्लोपेंटेनॉल नामक संतृप्त टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। इनके अंतर्गत कोलेस्ट्रॉल, पित्त अम्ल, पित्त रस, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, मादा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और आर्गोस्टिरॉल आते हैं। स्टीरॉयड का उत्पादन विभिन्न प्रकार के रसायनों पर सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन कवक, जीवाणुओं, एक्टिनोमाइसीट्स आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि राइजोपस नाइग्रिकेंस, राइजोपस अर्हीनियस आदि की प्रजातियां। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विटामिन का उत्पादन भी करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया के द्वारा आज विटामिनों का उत्पादन किया जाने लगा है। विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसका उत्पादन देखें। इसका उत्पादन ईस्ट द्वारा, जैसे कि एस्बिकस गॉसिपी, जीवाणु द्वारा, जैसे कि क्लास्ट्रीडियम जीवाणु और एसिटोब्यूटिलिकम जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है। अगला है विटामिन B12, जिसको कोवेलेमिन भी कहते हैं। इसका उत्पादन किया जाता है और यह रक्ताल्पता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। व्यापारिक स्तर पर इसे स्ट्रिप्टोमाइसिस ओलिवेसियस नामक फफूंद और फफूंद मीन्स कवक तथा बैसिलस मेगाथेरियम नाम के जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों के महत्व के अंतर्गत आइए अब हम एंजाइम उत्पादन के बारे में जानते हैं। जब सूक्ष्म जीवों का
संवर्धन किया जाता है तो वह संवर्धन माध्यम में कई प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं। अगला है हार्मोन उत्पादन। हार्मोन ऐसे रसायन हैं जो शरीर के एक भाग में अल्प मात्रा में बनते हैं और शरीर के अन्य भाग में स्थानांतरित होकर एक जैविक प्रतिक्रिया या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हमारे शरीर में अनेक हार्मोन अनेक कार्यों को करते हैं, जैसे इंसुलिन, अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग हो जाता है। सोमेटोस्टेटिन यह मानव वृद्धि हार्मोन है। आजकल विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से इसका बृहद उत्पादन किया जाने लगा है। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों के अंतर्गत इंटरफेरॉन का उत्पादन भी किया जाता है। इंटरफेरॉन मानव कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक अति महत्वपूर्ण समूह है जो विषाणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। इसका उत्पादन विषाणु संक्रमण के समय होता है और यह विषाणु के प्रति इम्यूनिटी पैदा करता है। मनुष्य में निम्न प्रकार के इंटरफेरॉन पाए जाते हैं। पहला ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन अल्फा, दूसरा फाइब्रोब्लास्टिक इंटरफेरॉन बीटा और तीसरा इम्यून इंटरफेरॉन गामा। औषधि उद्योग में सूक्ष्म जीवों के उपयोग के अंतर्गत अगला पॉइंट है वैक्सीन उत्पादन। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे कि टीबी, चेचक, निमोनिया, कोरोना आदि के लिए वैक्सीन उपलब्ध हैं। इनके वैक्सीन प्रमुख रूप से कमजोर और प्रभावी रोग कारकों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु आजकल आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा रोग कारक के जीनोम में कुछ भाग का उपयोग करके अधिक परिशुद्ध वैक्सीन प्राप्त किए जा रहे हैं। यह किसी भी प्रकार के मिश्रण अथवा कंटेमिनेंट्स से स्वतंत्र होते हैं। इस विधि की सहायता से पुनर्योजित वैक्सीनिया वायरस द्वारा हेपेटाइटिस और हर्पीस के विरुद्ध वैक्सीन प्राप्त किए गए हैं। इसी प्रकार प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के स्पोरोजोइट्स से होने वाले मलेरिया रोग के लिए भी कृत्रिम पेप्टाइड वैक्सीन बनाई गई है। विगत कुछ वर्षों में जीन अभियांत्रिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इसके तहत ऐसे ट्रांसजेनिक पौधे बनाने की कोशिश की जा रही है जो वैक्सीन उत्पादन में सक्षम हो। इस तकनीक में किसी एंटीजन बनाने वाले जीन को टीआई प्लाज्मिड पर जोड़कर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में प्रवेश करा दिया जाता है। इसके पश्चात ऐसे जीवाणु का संक्रमण जब किसी संवेदी पौधे पर करवाया जाता है तो यह पौधे में ट्यूमर या कैंसर उत्पन्न करते हैं। ट्यूमर कोशिका के संवर्धन द्वारा प्राप्त कैलस तथा नए पौधे में फल अथवा ट्यूबर में वैक्सीन की उपस्थिति पाई जाती है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को खाने से व्यक्ति को वैक्सीनेशन हो जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के रसायनों और कार्बनिक अम्ल के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। सूक्ष्म जीव कार्बनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेनॉल आदि का उत्पादन करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग देखा। इसके अलावा भी सूक्ष्म जीव बहिर्मल उपचार में जैव उर्वरक के रूप में और जैव पीड़कनाशी के रूप में काम आते हैं। इसे हम अपने
अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।